नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आसान इकोनॉमी सीरीज में। देखिए, ये सीरीज मेरे द्वारा चलाई गई है इकोनॉमी से रिलेटेड, जहां पर बहुत आसान से आसान भाषा में आपको इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको अच्छे से बता सकूं। क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत मायने रखते हैं। आप इसको रट कर कोई भी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो वो कभी भूलेगा नहीं। अगर आपको रिवाइज एक बार आप कर लोगे तो वापस से सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उसको आसान भाषा में समझे हो कि नहीं। और इसी की वजह से ऑलरेडी मैं कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गए, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपको बता दूंगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको आता है यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में, वो बहुत आसानी से आप फिर कर पाओगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप में से जो भी लोग पूरे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे बैचेस को आप अवेल कर सकते हैं। इनफैक्ट 2026, 27, 28 किसी भी साल की अगर आप प्रिपरेशन करो तो आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में, फोन नंबर भी दिया हुआ, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये आप प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उससे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, when the Reserve Bank of India announces an increase of cash reserve ratio, what does it mean? इसके अलावा lowering of bank rate by RBI leads to what? तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना यहाँ पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ये सारी चीजें, मतलब एक एक क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ये आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन अब सबसे पहले यही आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है। देखो, सिंपल सी चीज है, हमारे देश के अंदर पैसा, मतलब रुपी जो है, जो करेंसी हमारी, उसकी सप्लाई हो रखी है। आपके पास कुछ पैसा होगा, किसी और के पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगा। तो हमारे देश के अंदर ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना पैसे का, हम कोई भी चीज़ सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो पैसे से ही तो उसका एक्सचेंज होता है। ये कोई बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा है पहले के ज़माने में कि यहाँ पर एक सामान मैंने आपको दिया, आपने लौटाकर कोई दूसरा सामान दे दिया, नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे देश के अंदर ये जो पैसा है, इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे डिक्रीज किया जाए, कब इंक्रीज किया जाए और कब डिक्रीज किया जाए, मतलब पूरा का पूरा जो मनी सप्लाई है भारत के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी देश में अगर हम देख लें, तो यहां पर जब उसको मैनेज करना होता है ना हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा, हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो जब आरबीआई इस पूरे चीजों को मैनेज करती है कि यहाँ पर क्या, अगर आप मान लो घर ले रहे हो, उस पर जो आप लोन लोगे, होम लोन लोगे, तो क्या उस पर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना चाहिए, क्या आप उसको इंटरेस्ट पे कम पे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी, वो अल्टीमेटली आरबीआई डिसाइड करती है कि क्या करना है। और आरबीआई कैसे डिसाइड करती है? बेसिकली दो चीज़ों को देखती है, ये ध्यान में रखिएगा। एक है आपका इन्फ्लेशन और दूसरा है ग्रोथ। अब मान लो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ग्रोथ नीचे है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो एक प्रकार से आरबीआई को क्या करना चाहिए? इकोनॉमी के अंदर जो पैसे की सप्लाई है उसको बढ़ा देनी चाहिए, ताकि लोगों के पास थोड़ा सा, यहां पर अगर आप एग्जांपल में देखें कि ग्रोथ अगर कम है, इन्फ्लेशन भी अगर कम है, मतलब ये सिचुएशन बनी हुई है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? यहां पर पैसे का जो सप्लाई है, मनी की जो सप्लाई है, उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, लोग उसको ज्यादा खर्च करें। जैसे होम लोन हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कम लगे, तो ये चीज करना चाहिए। ये आरबीआई अपने पॉलिसी के थ्रू करती है। और वैसे ही मान लो अगर मैं कहता हूं कि इस समय इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, ग्रोथ भी अच्छी खासी चल रही है, तो इन्फ्लेशन कम करना चाहिए ना हमें। तो आरबीआई क्या करेगी? यहां पर जो पैसे का सप्लाई है उसको कम कर देगी, ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े होम लोन पर, कार लोन पर, ताकि यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। अदरवाइज अगर आपका, मान लो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट मान लो चल रही है 5%, लेकिन इन्फ्लेशन ही इस समय 10% चल रहा है, तो इस जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ? यहां पर आपको इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल करके चलना है। अगर मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट 5% है, तो हमारा इन्फ्लेशन 2-3 या 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहां पर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो एक प्रकार से हर एक चीज बैलेंस होनी चाहिए। तो आरबीआई क्या करती है? इन्फ्लेशन और ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए जो पॉलिसी अपनाती है मनी सप्लाई को लेकर, उसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी।
तो ये जो पॉलिसी होती है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो सरकार है, सरकार जब कोई पॉलिसी अपनाती है तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं, 2020 में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था, कोविड-19 के समय क्या हुआ था, लोग परचेज नहीं कर रहे थे, लोग यहाँ पर घर में बैठे हुए थे, तो जीडीपी बढ़ नहीं रही थी। इनफैक्ट जीडीपी तो एकदम नीचे चली गई थी, -20% से ऊपर चली गई थी, राइट। आपको याद होगा पहला जो क्वार्टर था 2020 का। तो उस समय आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह कम कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह इकोनॉमी के अंदर कम कर दिया, ताकि आप कम ब्याज दर पर लोन ले सको, कार लोन, होम लोन, अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है कम ब्याज दर पर ले सको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ रही है, और पैसे की सप्लाई बढ़ रही है मतलब यहां पर जीडीपी के बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उस समय जीडीपी नीचे जा रही थी। तो ये चीज आपको समझना है, ये जो सब कुछ अपनाया जाता है ना, रेपो रेट, डोंट वरी, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इन सबको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें करना है, मतलब ध्यान रखिएगा ये सब कुछ कौन करता है, आरबीआई करेगी। जो मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा जिम्मेदारी है वो आरबीआई के पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी देश की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना है, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब जो लोगों का कॉन्फिडेंस है बैंक में, मार्केट में, करेंसी में, वो बना रहे। लिक्विडिटी का मैनेजमेंट हो सके, मैंने आपको, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो पैसे का सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है पैसे का। इस समय इकोनॉमी के अंदर सबके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। लिक्विडिटी कम कर दिया आरबीआई ने, मतलब आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रही है, आपके पास जो पैसा है उसको हटाना चाह रही है इकोनॉमी में से, ठीक है। फिर इसके अलावा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो गया, मतलब जो करेंसी हमारी अचानक से एकदम गिर ना जाए या फिर अचानक से बहुत अप्रिशिएट ना हो जाए, इसको भी स्टेबल रखना है। इंक्लूसिव ग्रोथ होता रहे, ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो सिर्फ अमीर हैं उन्हीं को यहाँ पर सारा ग्रोथ मिले, तो वो जिम्मेदारी होती है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इंटरेस्ट रेट का रेगुलेशन, मैंने आपको बताया ना, रेपो रेट, सीआरआर, वो सब कुछ आपको आगे बताऊंगा, तो वो सब कुछ भी होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन, उसको भी मैनेज करना है, प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना होगा, और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब सारी चीजें सुना होगा। देखो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, ये पेयर में जो आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसको बेसिकली डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस के तौर पर बात करें तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम कॉस्ट के टर्म में बात करें तो चीप पॉलिसी, एक्सपेंसिव पॉलिसी। चीप पॉलिसी में बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहेगा, आपको आसानी से, मतलब सस्ते ब्याज दर पर पैसा मिल जाएगा। एक्सपेंसिव मतलब आपके लिए महंगा होगा वो लोन लेना। तो ये होता है आपका। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर देखें तो नॉर्मल पॉलिसी, सेलेक्टिव पॉलिसी। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है कहीं पर भी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है, इसको टाइट पॉलिसी भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, छोटा होना, कम होना, उसी को तो कॉन्ट्रैक्शनरी कहते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मतलब आरबीआई जो है वो मनी की सप्लाई को क्या कर रही है, कम कर रही है, छोटा कर रही है। और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा, एसएलआर को। डोंट वरी, ये सब कुछ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है कि मनी सप्लाई को कम कर रही है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अगर एक्सपेंशनरी की बात करें तो एक्सपेंशनरी का मतलब होता है एक्सपैंड करना, मतलब सप्लाई को इंक्रीज करना। मनी सप्लाई आरबीआई जो है वो इंक्रीज करना चाहती है, तो इसमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। क्योंकि यहां पर सरकार क्या है, मतलब सरकार नहीं, सॉरी, आरबीआई, अगर मान लो ये है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपना रही है, इसका मतलब आरबीआई ग्रोथ पर फोकस कर रही है। अगर मैं कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है आरबीआई, इसका मतलब आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना चाहती है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें अकोमोडेटिव या फिर चीप मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको बताया ना, मतलब चीप मतलब इसके नाम से आप समझ लीजिए। अकोमोडेटिव मतलब सस्ते में आपको ब्याज मिल जाए, आपको लोन मिल जाए बेसिकली। तो यहां पर आरबीआई लिक्विडिटी को बढ़ा रही है ताकि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा जो है पैसा आ जाए। फिर अगर हम टाइट या फिर एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये वैसा ही होता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी,
ये आपका यही होता है टाइट या फिर एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को कम कर रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जनरल या फिर क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, ये बेसिकली होता है कि ओवरऑल जो मनी की सप्लाई और जो क्रेडिट है उसको आरबीआई रेगुलेट कर रही है। कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकता है या फिर एक्सपेंशनरी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहां पर बेसिकली हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जनरल टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी को हम बोल रहे हैं कि ये मतलब कि आरबीआई कभी ऊपर कर रही है, कभी नीचे जा रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें सेलेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी की, तो सेलेक्टिव क्या है कि यहां पर आरबीआई जो है वो एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर रही है। जनरल मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ओवरऑल सब चीजों पर फोकस कर रही है, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आरबीआई को लगता है कि इस समय घर नहीं बिक रहे हैं, तो आरबीआई क्या कर सकती है कि ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी जहां पर जो होम लोन है सिर्फ वही सस्ता हो जाए, बाकी के लोन हो सकता है महंगे रहें लेकिन सिर्फ होम लोन सस्ता हो जाए। तो आरबीआई क्या कर रही है, सेलेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रही है। जनरल में यहां पर आरबीआई सब चीजों पर फोकस करती है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। वहीं आपने कई बार सुना होगा हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। हॉकिश मतलब यहां पर आरबीआई सिग्नल कर रही है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहती है, इसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, लिक्विडिटी को कम करना चाहती है। ये हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होता है। फिर फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी में ये मिक्स्ड अप्रोच होता है, कभी एक्सपेंशनरी कभी अकोमोडेटिव मेजर्स, इस तरह से लिए जाते हैं। तो ये बस नाम है, बस मैं आपको समझाना चाहता था कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स वगैरह में ये पर्टिकुलर नाम आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज। तो ये अलग अलग प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका, यहां पर कौन से टूल होते हैं, कौन से टूल के थ्रू जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। और यही टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल। देखिए इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो क्वांटिटेटिव टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी आपको अच्छे से फिर समझ में आ गया इसका मतलब, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टूल में आपने सुना होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और इसके अंदर दो होता है, एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। फिर अगर हम वेरिएबल रिजर्व रेशियो की बात करें तो आपने सीआरआर सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर इसके अलावा बैंक रेट आपने सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और जो क्वालिटेटिव होता है उसमें क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन और मिनिमम, मॉरल सुएशन। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। क्वांटिटेटिव टूल में क्वांटिटी के आधार पर उसको ऊपर नीचे किया जा रहा है, मतलब कोई एक रेट है, क्वांटिटी है जो आरबीआई ऊपर कर रही है, कभी कभी नीचे कर रही है। क्वालिटेटिव में यहां पर कोई क्वांटिटी नहीं है, यहां पर एक प्रकार से निर्देश दे रही है आरबीआई, आरबीआई कुछ गाइडेंस देती है, उसी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये मेन डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम सबसे पहले आते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स में, और इसमें भी हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के नाम से आप समझ पा रहे होगे कि इकोनॉमी के अंदर जो लिक्विडिटी है, मतलब मनी की जो सप्लाई है, उसको आरबीआई एडजस्ट कर रही है। तो वो जो पॉलिसी है उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और इसके अंदर दो आते हैं, मैंने आपको बताया, रेपो रेट होता है और दूसरा होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये मैं एक एक करके बताऊंगा, और ये अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि हर 2 महीने पर मैं वीडियो बनाता हूं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया या फिर कभी होता है रेपो रेट को बढ़ा दिया है, ठीक है। और ये हर 2 महीने पर वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर लेकर आता हूं। तो उसमें रेपो रेट क्या चीज है, देखो रेपो रेट इंटरेस्ट रेट होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, ये इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करती है कमर्शियल बैंक के ऊपर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि अगर मान लो आपको होम लोन चाहिए, आप घर लेना चाहते हो, उसके लिए होम लोन चाहिए, तो लोन कहां से लोगे, बैंक से लोगे। तो बैंक आपके ऊपर कोई चार्ज लगाएगी ना, इंटरेस्ट लगाएगी। आपने 1 करोड़ का लोन लिया, बैंक आपके ऊपर 8% का इंटरेस्ट लेगी उस 1 करोड़ पर। तो ये क्या है, 8% का इंटरेस्ट रेट हो गया। सेम यही चीज मान लो अगर बैंक जो है वो आरबीआई से उधार लेता है, तो आरबीआई भी तो यहां पर कुछ चार्ज करेगी ना। तो वो जो चार्ज करेगी उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। सिंपल शब्दों में ये आप पहले समझ लीजिए। लेकिन देखिए इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इतना आसानी से वर्क नहीं करता है। देखो मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए आप होम लोन लेने जा रहे हो बैंक से, तो आपको तो क्या है, सिंपली ईएमआई पे करनी है, आपके ऊपर 8% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। लेकिन यही चीज अगर बैंक आरबीआई से उधार लेता है रेपो रेट के ब्याज दर पर,
तो यहाँ पर चीज़ें दूसरे तरीके से काम करती हैं। और एक सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, रेपो रेट के ब्याज दर पर जब बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 14 डेज के अंदर अंदर के लिए जब आप उधार लेते हो, मतलब बैंक उधार लेता है आरबीआई से, तो ये 14 डेज के से ज़्यादा के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ 14 डेज के लिए होता है। और इसको हम रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो अगर मैं कहता हूँ बैंक है और यहाँ पर आरबीआई है, ठीक है, तो बैंक को मान लो 1000 रुपये उधार लेना है आरबीआई से, ठीक है, जस्ट एग्जांपल 1000 रुपये उसको उधार चाहिए। तो यहाँ पर बैंक 1000 रुपये कैसे लेगा? अब क्योंकि अब मान लो जैसे आप कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति अगर बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक क्या कहता है, कुछ गिरवी रखो। अगर उसको 1 लाख रुपए चाहिए तो हो सकता है गरीब व्यक्ति अपना गाड़ी, या मतलब गाड़ी क्या, मतलब कोई घर, कोई कागजात या फिर सोना कुछ भी गिरवी रखेगा ना। उसी प्रकार से बैंक क्या करेगी, यहाँ पर 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या फिर ट्रेजरी बिल हो गया, जो बैंक ने खरीदा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड जो है आपका, उस पर फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है, वो उसके पास है बैंक के पास। तो वो क्या करेगा, 1000 रुपये का जो बॉन्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड, वो आरबीआई को दे देगा और उसके बदले में आरबीआई क्या करेगी, पहले ही अपना इंटरेस्ट काट लेगी। मतलब इस 1000 रुपये पर मान लो 20 रुपये इंटरेस्ट चार्ज हुआ, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक को सिर्फ कितना देगी, 980 रुपये, 980 रुपीज़ आरबीआई देगी। फिर 14 डेज के बाद, मैंने आपको बताया ना ये सिर्फ 14 डेज के लिए होता है, 14 डेज के बाद क्या करेगा, बैंक जो है 1000 रुपये देगा आरबीआई को, ताकि वो जो 1000 रुपये का बॉन्ड था वो आरबीआई से छुड़वा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीपर्चेज एग्रीमेंट। बैंक जो है वो एक एग्रीमेंट तय कर रहा है आरबीआई के साथ कि वो इस रुपए के बदले, 980 रुपये के बदले वापस से 1000 रुपये देकर अपना जो बॉन्ड है उसको आरबीआई से ले लेगा, जो एग्रीमेंट है, मतलब रीपर्चेज कर लेगा। तो इस तरह से ये पूरा रेपो रेट आपका चलता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कैसे चीज़ें चलती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट यह है कि इसके थ्रू आरबीआई क्या करती है। मान लो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो हायर रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो बैंक जो है उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा ना आरबीआई को उधार लेने के लिए। तो अगर बैंक को ज़्यादा आपका ब्याज लग रहा है बैंक के ऊपर, तो बैंक भी जब कस्टमर को लोन देगा वापस, तो बैंक भी तो ज़्यादा कस्टमर से चार्ज करेगा ना। मतलब हायर रेपो रेट का मतलब हो गया बाकी के जितने लोन हैं, कार लोन, होम लोन, जितने भी लोन हैं वो भी आपके महंगे हो जाते हैं। वो महंगे हो गए मतलब आपकी लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी ना। कम कैसे होगी, जैसे मान लो अगर लोन महंगा हो गया, इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, तो क्या आप ज़्यादा उधार लोगे बैंक में? नहीं लोगे ना। जब लोन सस्ता होता है, मतलब रेपो रेट अगर कम हो गया, तो इसका मतलब बैंक भी कम चार्ज करेगा आपसे। बैंक कम चार्ज करेगा, अब मतलब आप ज़्यादा उधार लोगे बैंक से। ज़्यादा उधार लोगे मतलब इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मतलब इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा सर्कुलेट हो रहा है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो रेपो रेट इंक्रीज होने से क्या हुआ, बैंक लेंडिंग रेट को इंक्रीज कर दिया, लिक्विडिटी कम हो गई, लोगों का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे जब डिमांड कम होगी। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे जाती है। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, जब लोग खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी हमारा इंपैक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, नीचे है, तो उस केस में आरबीआई रेपो रेट को नीचे कर देती है। रेपो रेट नीचे कर दिया मतलब बैंक को अब सस्ते ब्याज दर पर आरबीआई से पैसा मिल जाएगा। अब सस्ते ब्याज दर पर बैंक को पैसा मिला मतलब बैंक भी आपसे कम इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो लोन का रेट है वो कम हो जाएगा। लोन का रेट कम हो गया मतलब यहाँ पर आप ज़्यादा लोन लोगे, ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई मतलब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, बंगला खरीद रहे हो। और इसका मतलब क्या हुआ, जब अब डिमांड बढ़ रही है तो इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे ना उस हिसाब से। लेकिन एक फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो बेसिकली क्या है ना कि इसी को बैलेंस करना होता है
कि कभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कभी इन्फ्लेशन कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा है, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए वो रेपो रेट के थ्रू जो आरबीआई है वो करती रहती है। आरबीआई तो क्या करती है, बेसिकली एक कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो अगेन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, तो उनके द्वारा ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है वोटिंग के थ्रू, ठीक है। खैर, यहां पर अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है इस केस में। यहां पर क्या है कि मान लो बैंक के पास काफी सारा पैसा बस पड़ा हुआ है, बैंक का कोई यूज ही नहीं है उस पैसे का, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं किसी बैंक के पास, तो बैंक उसको सिंपली क्यों ऐसे ही छोड़े। जैसे मान लो आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए, आप अपने पास क्यों कैश के फॉर्म में रख रहे हो, इससे अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर दो या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल दो ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट मिले। सेम उसी प्रकार से अगर बैंक के पास ये मतलब कुछ करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो बैंक क्या करेगी, वो आरबीआई के पास जाकर जमा कर देगी ताकि आरबीआई से उसको इंटरेस्ट रेट मिल सके। ये चीज है, बस ये सिंपल सी चीज आपको समझ लेना है। और यहां पर भी इसका सर समझ लीजिए, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, ज्यादा हो गया, इसका मतलब यह है कि बैंक अपना पैसा क्या करेगी, वो आरबीआई के पास ज्यादा रखेगी, मतलब इकोनॉमी में से तो पैसा चला गया ना वापस से आरबीआई के पास, तो इसका मतलब लोगों का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, पैसे कम है, यहां पर इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी नीचे आ जाएगी। सेम वही चीज है जो मैंने आपको रेपो रेट के केस में बताया ना कि रेपो रेट जब ऊपर जाता है तो ये चीजें होती हैं, सेम यहां पर भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। और वैसे ही जब रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट नीचे जाता है तो वही कॉन्सिक्वेंस होता है जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। अच्छा, यहां पर अभी अगर आप देखोगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी क्या चल रहा है, अगस्त का एंड चल रहा है आपका 2025, हो सकता है आप में से कई लोग 2026 में देखें, 2027 में देखें, तो आप उस समय करंट रेट देख लेना। लेकिन अभी इस समय जो रेपो रेट है, ये जो रेपो रेट मैंने आपको बताया, ये चल रहा है आपका 5.5%, ठीक है। ये एक्चुअली पिछले कुछ समय से 6.5% ही चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा इन्फ्लेशन वगैरह कम हुआ है तो आरबीआई ने रेपो रेट को नीचे कर दिया, ये 5.5% चल रहा है। उम्मीद है कि शायद ये और कम हो जाए आगे आने वाले समय में। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो इस समय एक्चुअली चल रहा है 3.35%। ये आप समझ गए होंगे। देखो, जैसे सेम चीज होता है ना, जब आप बैंक के पास उधार लेने जाते हो तो बैंक आपसे ज्यादा चार्ज करता है, और जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट देता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी है। रेपो रेट में क्या है कि बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है तो आरबीआई उसके ऊपर 5.5% चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, लेकिन बैंक अपना पैसा जब आरबीआई के पास रख रहा है तो सिर्फ उसको 3.35% ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये बस आप यूं समझिए कि हमारा और बैंक का जो रिश्ता होता है, सेम यही चीज बैंक और आरबीआई का रिश्ता आप समझ लेते हैं, ठीक है। बस रेपो रेट में ये रीपर्चेज जो एग्रीमेंट मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखिएगा। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम दोस्तों आते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो के ऊपर। देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट यहां पर बताया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो ध्यान रखिएगा जब भी यहां पर शब्द आएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें ये दोनों चीजें आएंगी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब जब हम बात करेंगे वेरिएबल रिजर्व रेशियो के बारे में, तो यहां पर सीआरआर और एसएलआर ये दोनों चीजें आएंगी। तो ये होता क्या है, देखो बेसिकली क्या है, 1934 का जो एक्ट है आरबीआई का, उसमें कहा गया है कि हर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा रिजर्व में रखना होता है ताकि इमरजेंसी में वो पैसा काम आ सके। मान लो कोई बैंक है, अब बैंक में लोगों ने बहुत सारा पैसा डाल रखा है, अपना सेविंग्स अकाउंट में डाल रखा है, टाइम फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है यहाँ पर। तो मान लो बैंक के पास सपोज एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अब आरबीआई जो बैंक है वो क्या करती है, ये उधार देना स्टार्ट करती है, क्योंकि जो पैसा बैंक के पास आता है वही तो बैंक उधार देना स्टार्ट करेगी। तो मान लो बैंक ने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए उधार दे दिया, लेकिन बैंक को वापस मिला ही नहीं, बैंक को सिर्फ 80,000 वापस मिला, ठीक है, और बैंक को 20,000 मिला ही नहीं क्योंकि कुछ लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। तो उस केस में मान लो जब 1 लाख रुपए लोग अपना वापस लेने आएंगे, लेकिन बैंक के पास कितना आया है, सिर्फ 80,000 आया है। तो यही तो प्रॉब्लम हो जाती है बैंक्रप्सी की, कि बैंक में पैसे ही नहीं बचे हैं, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, कुछ घपला हो गया है, कुछ दिक्कत हो गई है। तो ये सिचुएशन ना आए, यहां पर आरबीआई कहती है कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनको अपना कुछ हिस्सा जो है, जो भी पैसा उनके पास डिपॉजिट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा यहां पर रिजर्व में रखना है। और इसी को हम कहते हैं, एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक एक करके मैं बताता हूं। कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली इट इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स
NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट मस्ट बी केप्ट विथ RBI इन कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबसे पहला चीज समझ लीजिए, ये NDTL क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये आपको नीचे देखने को मिलेगा। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब टोटल मनी, मतलब जितना भी पैसा बैंक अपने कस्टमर को ओ करता है एंड अदर बैंक्स को ओ करता है, माइनस डिपॉजिट इट हैज पार्क्ड विथ अदर बैंक। सिंपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो मान लो, देखो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर से अपना पैसा बैंक में रखा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि कस्टमर से अपना पैसा लगभग 1 लाख रुपए एक बैंक में रखा है, प्लस यहाँ पर साथ ही साथ ये जो बैंक है उसने किसी दूसरे बैंक से 50,000 रुपए उधार लिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.5 लाख हुआ। हो सकता है कि इसी बैंक ने कुछ 20,000 रुपए जो है वो किसी दूसरे बैंक को उधार दिया होगा। ये सब चलता रहता है आपस में बैंकों के, तो वो आप क्या करोगे, यहां से 20,000 माइनस कर दोगे। तो NDTL ये कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 1.3 लाख, 1,30,000। आ गया समझ में। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा। ये बेसिकली NDTL का परसेंटेज। अब कितना परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो इस समय कैश रिजर्व रेशियो जो चल रहा है वो है आपका 4%, ठीक है, 4% इस समय कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है। अब ये 1.3 भूल जाओ। मान लो अगर मैं कहता हूं कि इस समय NDTL है, मान लो बैंक का जो NDTL, क्योंकि हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग NDTL होगा, तो एक पर्टिकुलर बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इस समय है मान लो 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो इसका 4% कितना हुआ, 4,000 रुपए। तो ये 4,000 उस बैंक को क्या करना है, कैश के फॉर्म में, मतलब ना तो गोल्ड के फॉर्म में, ना किसी बॉन्ड के फॉर्म में, या फिर बैंक वो 4,000 रुपए किसी को उधार भी नहीं दे सकता, वो कैश के फॉर्म में RBI के पास रखना होता है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है ना, वो इतना डेली बेसिस पर होता है कि एक्चुअल में आप RBI के पास कैसे रखोगे, तो एक प्रकार से आपको अपने पास ही रखना है, मतलब बैंक के पास ही रखना होता है। तो ये कैश के फॉर्म में होगा, ये रिजर्व के फॉर्म में होगा, वो बैंक इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि ये देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेली बेसिस पर NDTL चेंज होता रहेगा ना, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ लोग अपना पैसा डालेंगे बैंक के अंदर, कुछ लोग पैसा विड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि जो बैंक से उधार लिया था इस बैंक ने वो वापस कर दे, या फिर इस बैंक जो है इस बैंक ने किसी दूसरे बैंक को और उधार दे दिया। तो ये NDTL हर डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है, तो उसी डेली बेसिस के हिसाब से इनको अपना रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है। ये आपको ध्यान में रखिएगा। सो CRR इज यूज्ड नॉट ओनली टू कंट्रोल लिक्विडिटी बट ऑल्सो टू रेगुलेट बैंक्स इन इमरजेंसी। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मान लो RBI कैश रिजर्व रेशियो को 10% कर देती है, मतलब 1 लाख अगर NDTL है तो 10% का मतलब 10,000 रुपए, ये बैंक क्या कर सकती है, इसका कोई इस्तेमाल कर सकती है, नहीं कर सकती, वो तो बस साइड में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो बैंक पहले उधार दे सकती थी, पहले तो क्या है कि 4,000 ही सिर्फ रखना होता था रिजर्व में, और 6,000 बाकी का वो दे सकती थी, मतलब बाकी का 94,000 दे सकती थी। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ 90,000 ही वो उधार पर दे पाएगी, ठीक है, और 10,000 उसको यहां पर सेव करके रखना होगा। तो मतलब जब भी RBI इसको बढ़ा रही है कैश रिजर्व रेशियो को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी को कम किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर से, और कैश रिजर्व रेशियो को नीचे कर रही है RBI, इसका मतलब लिक्विडिटी को बढ़ाया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर। यहां पर अगर हम नेक्स्ट बात करें SLR, देखो एक तो ये रिजर्व में होता है, ये मैंने आपको जो बताया कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा एक और आपको रिजर्व में रखना होता है कुछ परसेंटेज, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी अगर आप देखोगे तो आई थिंक शायद ये 18% चल रहा है इस समय। तो यहां पर NDTL जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसका परसेंटेज, मतलब इस समय अगर 1 लाख रुपए NDTL है तो लगभग 18,500 रुपए ये कैश के फॉर्म में नहीं रखना है। ये बेसिकली जो बैंक है वो या तो चाहे तो कैश के फॉर्म में रख सकता है, लेकिन कोई भी बैंक कैश के फॉर्म में क्यों रखेगा, वो तो लॉस ही होगा ना। इससे अच्छा गोल्ड खरीद लो, या फिर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, वो खरीद लो। तो ज़्यादातर बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि बैंक को उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है।
तो ये 18,500 एक हैवी अमाउंट होता है, आप समझो ना, 18%, 18.5% ये बैंक को अगेन रिजर्व में रखना है। तो ये दोनों ही मिलाकर, सीआरआर और एसएलआर दोनों ही मिलाकर ये बैंक को सिक्योर करते हैं कि इमरजेंसी के समय अगर बैंक डूबने वाला हो तो ये जो रिजर्व का पैसा है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये तो आप समझ लिया आपने, लेकिन ये वाला भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे रेपो रेट था ना, रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, तो रेपो रेट बढ़ाने से लिक्विडिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन जो है लिक्विडिटी कम हो रही है रेपो रेट बढ़ाने से। तो सेम उसी प्रकार से सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाने से क्या होता है, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम हो जाती है, क्योंकि बैंक उतना पैसा उधार नहीं दे पाएगा, उसको ज़्यादा चीज़ें रिजर्व में रखनी होंगी। और वहीं अगर मान लो आरबीआई कहती है कि नहीं, रिजर्व में कम रखो, तो अब ज़्यादा पैसा बचाना जो बैंक उधार पर दे पाएगा। तो इसीलिए इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोग कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, लोगों को उधार मिल जाता है पैसा, और हमारी जीडीपी भी बढ़ने लगती है। तो ये इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक और क्वांटिटेटिव टूल के ऊपर, वो होता है आपका बैंक रेट। देखो, एक सिंपल सी चीज़ समझिएगा, रेपो रेट मैंने आपको बताया ना, रेपो रेट में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 14 डेज के अंदर अंदर के लिए होता है, जब बैंक आरबीआई से उधार लेता है, मैंने आपको बताया था। अब मान लो अगर लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेना है बैंक को आरबीआई से, तो उस केस में वो रेपो रेट के ब्याज दर पर उधार नहीं ले सकता, उसको बैंक रेट के उधार के दर पर जो है, इंटरेस्ट रेट पर उसको आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा। ये बस मेन डिफरेंस होता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम में आप यही देखोगे कि बैंक रेट आपका, जैसे अभी रेपो रेट कितना चल रहा है, 5.5% मैंने आपको बताया, तो बैंक रेट ऑलमोस्ट 1% ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, लगभग 6.5% या फिर 6%, हमेशा ये ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, बैंक रेट ज़्यादा हो गया मतलब बैंक को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया, तो उसी प्रकार से बैंक भी क्या करेगी, बाकी जो लोन हैं, होम लोन, कार लोन, इन सब के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर कंजम्पशन लोगों का कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। वहीं अगर बैंक रेट नीचे हो गया तो ये सब कुछ उल्टा वर्क करने लगेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, ये आप जो है एक बार देख लेना बस। खैर, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो हम उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी क्या है ना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिंपल सी चीज़ है, बॉन्ड्स का रोल होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, मान लो सरकार, आपने अक्सर देखा होगा, सरकार जब बजट लाती है तो सरकार का रेवेन्यू कम होता है, सरकार का मान लो रेवेन्यू 1 लाख रुपए है, जो सरकार को पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार हमेशा ज़्यादा खर्च करेगी, 1,20,000 रुपये खर्च करेगी, 1,30,000 खर्च करेगी। तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से आएगा, इसका कुछ पैसा सरकार उधार लेकर करती है, और उधार लेने के लिए सरकार जो है बॉन्ड जारी करती है, ये कहती है कि हमें 10,000 रुपये दे दो, हम आपको हर साल जो है इसके ऊपर 6%, 5% या फिर 7% इतना इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो बॉन्ड आपका मार्केट के अंदर है, उसकी बाइंग और सेलिंग जब आरबीआई करता है, उसी को कहते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आप सोच के देखिए, ये ज़्यादातर बॉन्ड कौन लेता है, मैंने आपको पहले ही बताया, कमर्शियल बैंक्स लेते हैं और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आरबीआई जो है वो चाहती है कि इकोनॉमी में से लिक्विडिटी को कम किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं आपसे, आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हमें लिक्विडिटी को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचेगी या फिर खरीदेगी। सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच देगी, सेल कर देगी। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई बॉन्ड्स को सेल करेगी बैंकों को, तो बैंकों को क्या करना होगा, पैसा अपना देना होगा ना आरबीआई को। तो बैंक में से पैसा क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि बैंक ने बॉन्ड को खरीद लिया। तो इसकी वजह से बैंक में पैसा कम हुआ, मतलब लिक्विडिटी एक प्रकार से कम हो गई। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो जब यहां पर मान लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करना स्टार्ट कर देगी, ताकि लिक्विडिटी को कम किया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। सेम यही चीज़ अगर मान लो ग्रोथ कम है इकोनॉमी के अंदर, ग्रोथ बढ़ाना है, आरबीआई चाहती है लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई ने बेचा था बैंकों को, वो बॉन्ड्स वापस खरीद लेगी आरबीआई, ताकि जब आरबीआई वापस बॉन्ड खरीदेगी तो पैसा वापस देगी ना बैंकों को, तो बैंकों के पास पैसा आ गया, वो पैसा बैंक उधार देंगे लोगों को, होम लोन, कार लोन के तौर पर, तो लोग ज़्यादा उसको खरीदेंगे, लोगों के पास पैसा आ गया, मतलब जीडीपी बढ़ने लगेगी। तो ये आपका अगेन क्वांटिटेटिव टूल था, जिसको हम कह रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।
नेक्स्ट और लास्ट जो क्वांटिटेटिव टूल आपको पढ़ना है वो है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। देखो कई बार जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्योंकि नाम थोड़ा सा सिमिलर सा होता है ना तो कंफ्यूज आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ रहा है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, देखो ये भी थोड़ा सा सिमिलर सा ही है लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि बैंक जो है वो अलग अलग तरीके से उधार ले सकते हैं आरबीआई से। एक तो मैंने आपको बताया रेपो रेट पर, ठीक है, फिर आपको दूसरा एक बताया बैंक रेट पर, ठीक है। अब एक और तरीका है उधार लेने का, उसको हम कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहां पर क्या है ना, देखो ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है। मान लो कोई बैंक है, अगर उसके पास पैसा अभी पड़ा नहीं है, मतलब बैंक को पता है कि कल जो है उसको पैसा मिल जाएगा वापस, उसके पास पैसे आ जाएंगे, उसने किसी को उधार दे रखा था, लेकिन अभी बैंक को एकदम इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो उस केस में बैंक जो है वो एमएसएफ टूल का इस्तेमाल कर सकती है। उसमें क्या है कि जो एनडीटीएल है बैंक का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसका मैक्सिमम 1% तक, मतलब कि मान लो अगर बैंक का एनडीटीएल है 1 करोड़ रुपए, तो इसका 1% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए तक बैंक जो है वो इस रेट पर आरबीआई से जो है उधार ले सकती है, ठीक है। ये बेसिकली ओवरनाइट के लिए होता है, एक रात के लिए बस होता है कि आज आरबीआई से उधार लिया, कल उसने आरबीआई को वापस कर दिया। इस तरह से चीजें चलती हैं। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये रेपो रेट से महंगा ही होगा। यहाँ पर रेपो रेट जैसे 5.5% मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि जो बैंक रेट है वो आपका 5.75% हो या फिर 6% हो, लेकिन ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट होता है ये हमेशा 1% ज़्यादा ही होता है, ये लगभग 6.5% होगा उस केस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। एक और डिफरेंस ध्यान रखिएगा, जो रेपो रेट है, जो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैंने आपको बताया था, रेपो रेट पर कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे उधार ले सकते हैं आरबीआई से, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब बोरो कर सकते हैं। लेकिन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये जो मैंने आपको बताई, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वही उधार ले सकते हैं और कोई उधार नहीं ले सकता। ये बस आपको मेन चीज ध्यान में रखना है। तो यहां तक जो मैंने आपको बताया ना दोस्तों, ये मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वापस से जाकर एक बार देख लेना, समझ लेना, यहां पर आपको फिर से कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव या फिर सिलेक्टिव टूल, यहां पर मैंने आपको जैसा बताया था ना कि आरबीआई जो है वो एक तरह से आपको एक डायरेक्शन देती है कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब किसको डायरेक्शन देती है आरबीआई? बैंकों को। मैं बैंकों की ही बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देगी, पब्लिक को डायरेक्शन थोड़ी दे रही है, वो बैंकों को डायरेक्शन दे रही है, आपको ये करना है वो करना है। सबसे पहला आता है क्वालिटेटिव टूल में क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब हुआ कि जो बैंक्स हैं वो किनको क्रेडिट दे रहे हैं, किनको उधार दे रहे हैं। अब जैसे मान लो आपका कोई बैंक है, आप यही चाहोगे ना कि आपको बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो आप उन्हीं लोगों को उधार दोगे जहां पर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है पर्सनल लोन पर। जब बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हो ना, आपको 15% 18% इतना इंटरेस्ट पे करना होता है, सोचिए। तो बैंक तो कोशिश यही करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन दिया जाए, होम लोन ना दिया जाए क्योंकि होम लोन सस्ता है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मान लो फार्मर्स हो गए, तो उनको बैंक जो है पैसा उधार नहीं देना चाहेगी क्योंकि फार्मर्स पता नहीं पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये तो हमारे सरकार की जिम्मेदारी है ना, आरबीआई की जिम्मेदारी है कि फार्मर्स को भी पैसा मिलना चाहिए, किसानों को भी पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर बना रखा है कि जितना भी बैंक उधार देती है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फार्मर्स हो गए, हमारे एमएसएमईज हो गए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, तो उनके लिए आरबीआई यहाँ पर जो है कहती है कि कम से कम इतना परसेंटेज जो है वो उनको जाना चाहिए। हो सकता है आरबीआई कई बार यहाँ पर ये कह दे कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आप इंटरेस्ट कम लो, ठीक है। तो ये सब कुछ एक निर्देश दे रही है आरबीआई। तो ये जब होता है ना आपका, इसको हम कहते हैं क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होगे। नेक्स्ट होता है आपका मार्जिन और मिनिमम लिमिट फिक्सेशन। देखो मार्जिन का मतलब क्या हुआ,
जैसे मान लीजिए आप बैंक के पास जा रहे हो, आपको 1 लाख रुपए चाहिए बैंक से। अब क्या आपको लगता है बैंक बस ऐसे ही दे देगा 1 लाख रुपए? हाँ भाई 1 लाख रुपए चाहिए, इसको दे दो। यहाँ पर जो बैंक है वो काफ़ी कुछ आपका देखता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर है नहीं, आप कोई जानते नहीं हैं आपको कोई जो है, लेकिन आपको फिर भी 1 लाख रुपए चाहिए। तो उस केस में बैंक कहेगा एक काम करो, कुछ गिरवी रख दो मेरे पास, और जब ये 1 लाख रुपए वापस करोगे तो मैं तुमको जो है वापस वो दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोना पड़ा हुआ है, ठीक है, और सोने की कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपको चाहिए 1 लाख रुपए। तो जब आप सोना दोगे बैंक को 1 लाख रुपए का, तो क्या आपको बैंक एग्जैक्टली 1 लाख रुपए ही उधार दे देगी? नहीं देगी। यहां पर एक मार्जिन होता है, मान लो मार्जिन है 85%, तो आपको 85,000 ही, मतलब 1 लाख का 85% ही यहां पर उधार मिलेगा। तो इसी को हम मार्जिन कहते हैं। मान लो मार्जिन हो गया 75%, आरबीआई ने तय कर दिया कि आप इससे ज़्यादा कोलैटरल पर आप उधार मत देना, तो बैंक क्या करेगी, आपको 1 लाख रुपए के सोने पर सिर्फ 75,000 ही उधार दे पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मार्जिन क्या होता है। नेक्स्ट, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन बेसिकली आरबीआई अपील करती है कमर्शियल बैंक से कि देखो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मान लो आरबीआई ने कहा कि यार देखो कोई बैंक है, बैंक एबीसी या फिर एसबीआई मान लो, बैंक ने एसबीआई को कहा यार तुम्हारा अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे एटीएम लगे हुए हैं, बेचारे थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में भी लगाओ ना, वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको शहर आना पड़ता है पैसा निकालने के लिए एटीएम से, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में भी लगा लो। तो आरबीआई रिक्वेस्ट कर रही है, तो उस तरह की चीज़ों को मॉरल सुएशन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन की बात करें, तो कंज्यूमर क्रेडिट मतलब जो टर्म्स ऑफ कंज्यूमर लोन्स होता है कि जब बैंक आपको उधार देता है तो आपको कहता है ना कि हर महीने इस डेट को ईएमआई आ जानी चाहिए, जो हम उधार दे रहे हैं वो 5 साल के लिए दे रहे हैं, या इतने इंस्टॉलमेंट में आपका चुकाया जाएगा। तो ये जो आपका रेगुलेशन है वो भी अगेन आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। वैसे तो ये सब ज़्यादातर बैंक के ऊपर छोड़ा जाता है, लेकिन आरबीआई की निगरानी होती है। फिर इसके अलावा एडवर्टीजमेंट हो गया, आरबीआई जो है वो यहाँ पर क्रेडिट जो है उसको कंट्रोल करती है थ्रू इट्स रिपोर्ट्स और बुलेटिन। मतलब आरबीआई अपने रिपोर्ट्स के थ्रू कुछ पॉलिसीज सेट करती है, उन पॉलिसीज को बेसिकली मानना होता है बैंकों को। फिर इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन, मान लो पहले तो आरबीआई यहाँ पर मॉरल सुएशन कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि अरे ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन मान लो बैंक मान ही नहीं रहे, बैंक सुन ही नहीं रहे, तो उस केस में फिर आरबीआई जो है वो डायरेक्ट एक्शन लेती है कि ये तो करना ही पड़ेगा, अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव टूल्स हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन देखो अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ रहे हैं, वो होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। देखो ये इंपॉर्टेंट किस लिए मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको रेपो रेट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, ये सब कुछ समझाया। मान लो आरबीआई चाहती है कि देश के अंदर ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े, तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को नीचे कर देगी। मान लो पहले बैंक से आरबीआई चार्ज करती थी रेपो रेट 6%, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज करती थी आरबीआई, किससे, बैंक से। अब मान लो आरबीआई ने काम किया, इसको घटा दिया, इसको घटाकर कर दिया 6% को घटाकर कर दिया 5%। मतलब आरबीआई क्या चाहती है कि बैंक भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है, जो होम लोन है और जो कार लोन, ये जितने भी लोन दे रही है बैंक लोगों को, उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम करे, ताकि लोन और ज़्यादा लोग आकर लोन लें, ताकि डिमांड बढ़े और इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, वो भी हमारे देश की बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन मान लो आरबीआई ने तो यहाँ पर रेपो रेट कम कर दिया 5%, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो पहले 6% रेपो रेट था, उस केस में कार के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता था, कार लोन के ऊपर, वो किया जाता था मान लो 8% बैंकों के द्वारा कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब आरबीआई ने काम किया कि इसको 6% से गिराकर 5% कर दिया रेपो रेट। तो यहाँ पर आरबीआई एक्सपेक्ट करेगी कि ना कि पहले जब बैंक 8% चार्ज करते थे, तो इसको गिराकर 1% कम कर दें, इसको 7% कर दें, ताकि लोगों के लिए और आसान हो जाए कार लोन लेना, लोग ज़्यादा गाड़ियां लें, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गाड़ी का और जीडीपी हमारी बढ़े। लेकिन अगर मान लो ये रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया, लेकिन बैंक ये रेपो रेट कम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इसी को हम ट्रांसमिशन कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, कि आरबीआई ने तो अपनी तरफ से स्टेप ले लिया, लेकिन बैंक जो है वो अपनी तरफ से स्टेप नहीं ले रहे हैं। और भारत में अक्सर ये इश्यूज आता है। आज अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, तो हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ये आपको ट्रांसमिशन में होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर, कि जब बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है,
तो वो इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करेगी। मान लो आप गाड़ी का लोन ले रहे हो या फिर होम लोन ले रहे हो मान लो, तो होम लोन के ऊपर जो बैंक है वो आपसे 6% चार्ज करेगी, 7% चार्ज करेगी, 10% करेगी। मतलब ऐसे तो मनमानी कर सकती है ना बैंक कह सकती है हम तो 20% चार्ज करोगे। तो यहाँ पर कैसे चीज़ें हो पाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि आरबीआई समय समय पर कुछ रेट जारी करती रहती है, टूल्स जारी करती रहती है कि इस के हिसाब से आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि बैंक अपने मनमाने तरीके से जितना रेट चार्ज करना चाहे वो कर दे। तो क्या है कि 2003 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसमें क्या था कि बहुत प्रॉब्लम था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बैंक के पास काफ़ी डिस्क्रिशन था, बैंक जितना चाहता था वो आपसे चार्ज कर लेता था। तो फाइनली इसको देखते हुए 2010 में आरबीआई ने इसको हटा दिया और आरबीआई नया वाला सिस्टम लेकर आई जिसका नाम है बेस रेट। बेस रेट 2010 में लाया गया और इसमें यह कहा गया कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कुड लेंड। मतलब आरबीआई मान लो सेट कर देती है कि 6% बेस रेट होगा, तो बैंक जो है 6% से कम में किसी को भी कोई भी लोन उधार नहीं देगी। और इसमें क्या होता था कि आरबीआई ने छूट दे दी बैंकों की कि आप अपना अपना बेस रेट तय कर लो, कि जैसे मान लो एक बैंक है उसने बेस रेट बना दिया 5%, दूसरे बैंक ने 5.5%, तो उस बैंक के अंदर कोई भी लोन जो है उस पर्टिकुलर रेट से नीचे नहीं दिया जाएगा, हमेशा उसके ऊपर ही दिया जाएगा। और ये रेट कैसे तय होगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, मतलब बैंकों के ऊपर कितना कॉस्ट लग रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट कॉस्ट कितना है, मतलब बैंक आपको अपने डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर दे रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है बैंक का, ऑपरेशनल एक्सपेंस कितना है, क्योंकि बैंकों में भी कर्मचारी होते हैं ना, उनका भी कॉस्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों को देखकर ही आपको उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। लेकिन अगेन इसमें भी बहुत सारा मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रॉब्लम था। यहाँ पर आरबीआई चाहती थी कि रेट को कम किया जाए, लेकिन बैंक रेट कम कर नहीं रहे थे। बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज आ रहे थे, जिसको देखते हुए फाइनली आरबीआई ने इसको भी हटा दिया 2016 आते आते, और आरबीआई ले आई MCLR, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR। और ये लाया गया था 1 अप्रैल 2016 में। इसमें क्या था कि ये इंटरनल बेंचमार्क रेट पर तय होता था, मतलब कि हर एक बैंक का अपना इंटरनली जो कॉस्ट ऑफ फंड है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, मतलब मान लो बैंक को अगर 1 रुपये आ रहा है तो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है। अगर उसको कॉस्ट लग रहा है 4%, मतलब 4 पैसा उसका कॉस्ट लग रहा है, तो बैंक जो है उसी हिसाब से, जब बैंक 1 रुपये किसी को उधार देगी, 1 रुपये उधार देगी, तो यहाँ पर हो सकता है बैंक को अगर कॉस्ट आ रही है 4 पैसा, तो यहाँ पर जब बैंक 1 रुपये उधार दे रही है किसी को, तो हो सकता है बैंक 6 पैसे चार्ज कर दे, 7 पैसे चार्ज कर दे, उसी हिसाब से चार्ज करेगी। तो ये उसको लिंक कर दिया गया कि हर एक बैंक का जितना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड होगा उसी हिसाब से वो यहाँ पर चार्ज कर पाएगी। तो गोल यहाँ पर यही था कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी का बेनिफिट हो, बैंक्स जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएं, ताकि बैंक्स अपना जो कॉस्ट है उसको कम करें, ताकि वो आसानी से कम ब्याज दर पर लोगों को उधार दे पाएं। तो जिसका कम ब्याज दर होगा लोग उसी बैंक के पास जाएंगे, तो कंपटीशन लाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर ये कुछ फीचर्स थे, आप देख लेना। लेकिन फाइनली जो है आरबीआई जो है एक और सिस्टम लेकर आती है जिसको कहा गया एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, और ये 1 अक्टूबर 2019 से इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है ना कि आरबीआई दोनों को ला रही थी। आरबीआई कह रही थी कि आप MCLR के साथ जाना चाहते हो उसके साथ जा सकते हो, अगर आप एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के साथ जाना चाहते हो उसके साथ जा सकते हो। इसमें सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली क्या है, इसके नाम से आप समझ पा रहे होगे। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट मतलब अब बैंक को क्या करना होगा, मान लो बैंक होम लोन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है 9%, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक ने कह दिया कि हमारा ये जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे ना किसी भी कस्टमर से, वो डायरेक्टली लिंक होगा किसी एक्सटर्नल चीज़ पर, जैसे रेपो रेट के ऊपर या फिर बेस रेट के ऊपर, किसी भी एक पर्टिकुलर, मान लो रेपो रेट के ऊपर वो अपना तय करेगी कि अगर रेपो रेट नीचे जाएगा तो हमारा होम लोन भी नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, रेपो रेट ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा। मान लो रेपो रेट 1% कम हो गया तो होम लोन ऑटोमेटिकली क्या होगा, 9% से 8% हो जाएगा। आप समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर आरबीआई से लाना चाहती थी ताकि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, और जब भी आरबीआई कोई मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए, वो टूल अपनाए, तो ऑटोमेटिकली वो तुरंत कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर पॉलिसी में।
एक्चुअल में उसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल पर दिखने लग जाए। ये चीज़ यहाँ पर लाया गया था। बस ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाना चाह रहा था कि होता क्या एग्जैक्टली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फाइनली यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वैसे तो मैं इसके ऊपर हर 2 महीने पर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने पर बैठती है। तो क्या है ना कि ये आया कब था, ध्यान में रखिएगा, 2016 में फाइनेंस एक्ट जो है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया था, उसके तहत ये लाया गया था। इसमें बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो एक ऐसी कमेटी है जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। मैंने अभी आपको क्या बताया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जितने भी रेट्स हैं ना वो तय कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले क्या था कि आरबीआई डायरेक्टली तय करती थी लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब क्या है कि एक कमेटी बनाई गई टोटल, जिसके अंदर 6 मेंबर्स होंगे। 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर खुद आरबीआई के होंगे, जिसमें एक गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे और एक आरबीआई के ऑफिशियल होंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड तय करेगी। और जो 3 एक्सपर्ट्स होंगे वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, बैंकिंग से हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 मेंबर हो गए, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से। ये लोग हर 2 महीने पर बैठते हैं। वैसे तो एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये लोग चाहते तो 3-3 महीने में बैठ सकते थे, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे तो हर 2-2 महीने पर इनके द्वारा मीटिंग की जाती है। जैसे फरवरी में की जाती है, तो मार्च छोड़कर फिर अप्रैल में की जाती है, फिर मई छोड़कर जून में की जाती है, फिर जुलाई छोड़कर अगस्त में की जाती है। इस तरह से आपको मतलब साल में टोटल 6 मीटिंग्स इनकी देखने को मिलेंगी और इनके द्वारा डिसाइड किया जाए। इनफैक्ट कई बार इमरजेंसी मीटिंग भी होता है। जैसे मुझे याद है कोविड के समय ऐसा हुआ था एक बार कि यहाँ पर अचानक से कुछ उथल फुथल हो गया, तो आरबीआई एक्शन में आई, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की और रेपो रेट को नीचे कर दिया एकदम कोविड के समय। तो जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया कि 6 मेंबर्स जो हैं वो हर 2-2 महीने पर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं। अब मान लो ये तो इवन नंबर हो गया ना 6। यहाँ पर 3 मेंबर्स ने बोला कि हमें रेपो रेट बढ़ाना है, 3 ने बोला कि नहीं रेपो रेट सेम रखना है या फिर घटाना है। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें जो आरबीआई के गवर्नर है उनका आखिरी से होता है। वो अगर यहाँ पर टाई हो जाए 3-3 वोट से, तो आरबीआई के गवर्नर जो कहेंगे वो फाइनली मानना होगा। इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। अच्छा, इनकी मेन जिम्मेदारी क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इनका मेन जो जिम्मेदारी है वो ये है कि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास ही रहे। 4% से प्लस हो जाए 2% या फिर मैक्सिमम 2% नीचे हो जाए। मतलब आप यूँ समझिए कि इन्फ्लेशन हमारे देश में 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। इससे ना तो कम होना चाहिए ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये इधर गया लगातार 3 क्वार्टर तक, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक मतलब रिपोर्ट तैयार करना होगा, वो सरकार को भेजना होगा, बताना होगा रिपोर्ट में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर बना हुआ है लगातार। इसके लिए जो आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो एग्जैक्टली कर क्या रही है लोगों के इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला कि आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा, मैंने आपको क्या बोला, रेपो रेट को ये लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बेस रेट को, बैंक रेट को वो बढ़ा देंगे। बहुत सारी चीज़ें कर सकती है आरबीआई, जो टूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो आरबीआई के पास काफ़ी पावर होता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई के पास ही होता है, मतलब आरबीआई के पास एक सुविधा है ये करने की। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रही है, वो अपने फिस्कल पॉलिसी में क्या कर रही है। लेकिन ये मैंडेट एक्चुअली 2016 से चलता आ रहा है और अभी भी यहाँ पर जारी है, वो ध्यान में रखना है आपको। और बाकी अभी आप देख सकते हो करेंटली रेपो रेट क्या चल रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, बैंक रेट हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों जैसा मैं आपको कह रहा था कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मैं लगातार बनाता जा रहा हूँ, इन सबको मिस मत करिएगा। और इसका जो कई लोग पूछते हैं कि सर प्लेलिस्ट कहाँ है इसका, देखो प्लेलिस्ट का कमेंट जो है आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ देखो, वो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ ये मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हो। बट आई होप दोस्तों कि ये जो वीडियो था वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी कोशिश की, बहुत टाइम लगा ये सब पूरा प्रिपेयर करने में, एंड कोशिश यही है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत आसान से आसान भाषा में एक एक वीडियो में आपको पूरा मैं समझा सकूं। और जाने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, और वो यही है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं और एक ऐसा बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर फुल प्रिपरेशन कराई जाए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, और 2026 में हो, 2027 की तैयारी करना चाहते हो, 2027 में हो, 2028 की तैयारी करना चाहते हो, मतलब फ्यूचर में भी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ये सब आगे के बैचेस हम लॉन्च करते रहते हैं ताकि
सपोज आप कॉलेज में हो, आप 2 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिएगा। बाकी लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसके लिए। बाकी ऑप्शनल कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो बेस्ट विशेस टू यू गाइज, और बहुत जल्द मैं एक और नए वीडियो के साथ आऊँगा। बाकी आपके क्या सुझाव हैं यहाँ पर इकोनॉमी से और रिलेटेड, कौन से कॉन्सेप्ट्स को मुझे करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताइए। अगेन मेरी टीम जो है उसको देखेगी और उस हिसाब से हम अगले वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्टडी IQ की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है, और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल UPSC कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट UPSC जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों, सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है। UPSC के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों, अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर, और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक UPSC टुगेदर।